सो वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है कंप्लीट एसईओ कोर्स में। एक ऐसा कोर्स जो एसईओ के सीक्रेट्स को रिवील करेगा। गाइस, अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो एक प्लेलिस्ट के अंदर है और उस प्लेलिस्ट का नाम है सुपर एडवांस एसईओ कोर्स। तो आप यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर जाकर उसके सर्च बॉक्स में लिखो डिजिटल गाइडर्स और लिखकर आप सर्च करो और फर्स्ट रिजल्ट पे जो चैनल आएगा उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइए और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप एसईओ सिखाएंगे। जिन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एसईओ के बारे में, हम इस प्लेलिस्ट में आपको बेसिक से लेकर सुपर एडवांस के वीडियोस भी मिल जाएंगे। आप यहाँ पे एसईओ बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल का आइकन है, उसे भी प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि हम जो भी नई वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डालेंगे, आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे और उस वीडियो में बताए गए मेथड्स को सबसे पहले इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एसईओ पार्ट 2 की। अगर आपने पार्ट 1 हमारा नहीं देखा है, टेक्निकल एसईओ का पार्ट 1 हमारा नहीं देखा है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हो। तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। आप पहले पार्ट 1 देख लो, उसके बाद आप पार्ट 2 देखो। जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखोगे, आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बात करते हैं LSI कीवर्ड्स की, जो कि टेक्निकल एसईओ की एक टर्म है। तो LSI कीवर्ड्स का फुल फॉर्म होता है लेटेंट सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग। LSI कीवर्ड्स आप लोगों के लिए गोल्ड माइन भी हो सकता है। तो LSI कीवर्ड्स इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सर्च इंजिन्स व्हेन रैंकिंग योर पेज. It's said that search engines analyze the content on your page and search for LSI keywords supporting your main keyword. If they find such keywords, your page gets a boost in ranking for your main keyword. तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि LSI कीवर्ड्स कहते किसको हैं। तो यहाँ पे मैं गूगल पे आ गया हूँ और यहाँ पे हम कुछ सर्च करते हैं। जैसे सर्च करते हैं बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स और इसे सर्च करते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आप ये जो देख रहे हैं रिलेटेड सर्चेस के सेक्शन में, ये जो कीवर्ड्स हैं इन्हीं को LSI कीवर्ड्स कहते हैं। मतलब ये कीवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा सर्च होते हैं क्योंकि इन कीवर्ड्स को गूगल सजेस्ट कर रहा है, तो ये कीवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा सर्च होते हैं। तो अगर आप LSI कीवर्ड्स अपने कंटेंट में यूज़ करते हैं तो आपके कंटेंट को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलता है, एक बहुत ही अच्छी रैंकिंग होती है आपके कंटेंट की। तो आपको अपने ब्लॉग पोस्ट में LSI कीवर्ड्स यूज़ करने ही चाहिए। आप अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए इन कीवर्ड्स को मेन कीवर्ड्स की तरह यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको LSI कीवर्ड्स हर ब्लॉग पोस्ट में यूज़ करने ही चाहिए। भले ही आपका जो भी टॉपिक हो, आप उसे गूगल पर सर्च करो और नीचे स्क्रॉल डाउन करके रिलेटेड सर्चेस के सेक्शन पे आपको जो कीवर्ड्स मिले, उन कीवर्ड्स या तो सारे कीवर्ड्स ही उठा लो, या तो जो आपके कंटेंट में आपके हिसाब से आपको लग रहा होगा कि हाँ मैं ये कीवर्ड्स यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ, तो आप उतने ही कीवर्ड्स प्लेस करो जितने कीवर्ड्स प्लेस हो सकते हैं। आप ज़्यादा कीवर्ड्स प्लेस मत कीजिए, नहीं तो ये कीवर्ड स्टफिंग कहलाएगी। अगर आपको लगता है कि आप सारे कीवर्ड्स प्लेस कर देंगे तो प्लेस कर दीजिए, लेकिन आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। अगर वहाँ पे आपको लगता है कि आप वो कर सकते हो, वहाँ पे अगर वो प्लेस वहाँ पे हो सकती है तभी प्लेस कीजिए, ऐसे प्लेस मत कीजिए। तो आप LSI कीवर्ड्स को किस तरह से प्लेस कर सकते हो, तो आप मान लीजिए आपका फोकस कीवर्ड है बेस्ट मोबाइल फ़ोन, तो ये हो गया आपका फोकस कीवर्ड और इसके बाद का जो टेक्स्ट हो गया, तो ये पूरा बन गया आपका LSI कीवर्ड्स। मतलब आपके LSI कीवर्ड्स में ही फोकस कीवर्ड भी है और LSI कीवर्ड भी है। तो आप इस तरह से अपने कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में प्लेस कर सकते हो। मतलब एक ही कीवर्ड में दो चीज़, और दूसरा कि आपका एक तो ये आपका मेन कीवर्ड भी बन गया और दूसरा आपका ये LSI कीवर्ड भी बन गया, तो एक में दो फ़ायदा। तो आई होप आपको LSI कीवर्ड्स के बारे में नॉलेज हो गया होगा कि LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं। बहुत से लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी। अब बात करते हैं लिंक फार्म की। फर्म ऑफ लिंक, नेटवर्क ऑफ साइट क्रिएटेड बाय यू टू बिल्ड लिंक्स फॉर योर प्राइमरी साइट्स। आपने PBN के बारे में सुना होगा ना, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसमें आप बहुत सारी वेबसाइट्स क्रिएट करते हो और उस वेबसाइट पर अपनी मेन वेबसाइट, आपकी जो मनी वेबसाइट है, आपकी जो मनी साइट है, उस वेबसाइट की लिंक आप इन साइट्स पर देते हो, आपके नेटवर्क साइट्स पर देते हो, ताकि आपकी जो वेबसाइट है उसको अच्छी रैंकिंग मिल सके। स्पेशली ये जो लिंक फार्म होती है, ये एसईओ की बहुत बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं वो यूज़ करती हैं।
वो स्पेशली क्या करती हैं, जो बहुत दूसरे कंट्रीज़ में वो बहुत पैसे खर्च करके वेबसाइट बनवाती हैं वहाँ पे, और वहाँ से अपने क्लाइंट्स की जो वेबसाइट है वहाँ से उनको लिंक देती हैं। और ये जो लिंक फॉर्म है वो आप एक होस्टिंग खरीद कर नहीं कर सकते हो, आपको अलग अलग होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी। गूगल तो पता लगा ही लेगा, अगर आप एक ही होस्टिंग पे बहुत सारी वेबसाइट्स बनाते हो तो गूगल पता लगा लेगा कि ये जितनी भी वेबसाइट है वो एक ही होस्टिंग से कनेक्टेड है। तो गूगल की नज़र में ना आने के लिए एसईओ कंपनीज़ क्या करती हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करके दूसरी कंट्रीज़ में अपनी वेबसाइट बनवाती हैं और अपने क्लाइंट के वेबसाइट की रैंकिंग के लिए वहाँ से बैकलिंक देती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिंक फार्मिंग क्या होता है। अब बात करते हैं लिंक बेट की। ये एक एसईओ की बैड प्रैक्टिस है और इसे मैं करने के लिए आपको अवॉइड करूँगा, लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको लिंक बेट के बारे में बता देता हूँ। इट्स लाइक फिशिंग बाइट ओनली फॉर लिंक्स। बेसिकली इट्स अ पीस ऑफ हाई वायरल कंटेंट दैट इज़ मोस्ट लाइकली टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ लिंक्स, हैंस लिंक। आप इसे कह सकते हो कि आप लिंक के लिए आपको एक फ़िश बाइट मिल रही है। ये स्पेशली एक हाई वायरल कंटेंट का पीस होता है। मान लीजिए कोई ब्लॉग पोस्ट बहुत हाईली वायरल हो गया है और उसी का कुछ पीस इसका मतलब हम एक बहुत अजीब सी चीज़ कर रहे हैं जिससे हमारा कंटेंट वायरल हो, जो कि लिंक बेट कहलाता है और ये नहीं करना चाहिए। आई होप आपको लिंक बेट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन की। आप में से बहुत लोग मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि मेटा डिस्क्रिप्शन वो होती है, जैसे आप कुछ गूगल में सर्च करते हो तो वेबसाइट तो कुछ रिजल्ट्स आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो होती है लिंक, उसके बाद टाइटल और उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, जिसमें लिखा होता है कि ये जो कंटेंट है, ये जो रिज़ल्ट है, इसके अंदर है क्या। तो वो होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इट्स अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ब्लॉग पेज पोस्ट यूज्ड मोस्ट लाइकली बाय सर्च इंजिन्स। दिस डिस्क्रिप्शन इज नॉट डिस्प्लेड एनीवेयर ऑन द ब्लॉग। ओके, तो अब बात करते हैं मेटा कीवर्ड्स की। मेन कीवर्ड्स दैट गूगल इंडेक्स। It's a list of keywords and key phrases for each blog page post used most by search engine। तो मेटा कीवर्ड्स वो होते हैं, मतलब आपके जो फोकस कीवर्ड्स होते हैं उन्हीं को मेटा कीवर्ड्स बोलते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप गूगल पे देख सकते हो कि आप ये रिज़ल्ट आप देख सकते हो। तो ये हो गया लिंक, ये हो गया इसका टाइटल और ये हो गया मेटा डिस्क्रिप्शन। ये जो आप देख रहे हो इसे मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। और ये जो बोल्ड करके जो ये लिखा हुआ है, ये जो बोल्ड करके जो कीवर्ड है, ये उसका मेटा कीवर्ड है। सो आई होप आपको मेटा कीवर्ड समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। आप लोगों में से बहुत लोग ऑन पेज एसईओ के बारे में बहुत सुना होगा, या बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो ऑन पेज एसईओ के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो लोग ऑन पेज एसईओ के बारे में नहीं जानते उन लोगों को मैं बता देता हूँ। तो ऑन पेज एसईओ में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एक ऑन पेज एसईओ होता है, एक ऑफ पेज एसईओ होता है। तो ऑन पेज एसईओ जो होता है वो टोटली हमारे कंट्रोल में होता है, हम ऑन पेज एसईओ को टोटली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऑफ पेज एसईओ जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो अगर आप ऑन पेज एसईओ भी अच्छा कर लेते हो और ऑफ पेज एसईओ भी बहुत अच्छा कर लेते हो तो आपकी जो वेबसाइट है या जो आपका जो कंटेंट है या ब्लॉग पोस्ट है वो गूगल के टॉप 10 रिजल्ट्स में रैंक हो जाता है। तो ये जो पूरा प्लेलिस्ट है, जो पूरा कोर्स है, इसमें हम ऑफ पेज एसईओ इजीली करना सीखेंगे, क्योंकि ऑन पेज एसईओ तो आप कर ही लोगे लेकिन ऑफ पेज एसईओ अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इस पूरे प्लेलिस्ट में, इस पूरे कोर्स में हम ऑफ पेज एसईओ अच्छे से करना सीखेंगे कि कैसे लिंक्स बनाते हैं, कैसे सारी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, कैसे बैकलिंक्स जनरेट करते हैं, कैसे CTR अपनी वेबसाइट के बढ़ाते हैं। मैं आपको सारी टेक्निक्स आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। माउंट रशमोर मेथड, बहुत सारे टेक्निक्स मैंने आप लोगों के लिए बना के रखे हैं, तो देखकर आपका जो माइंड है वो ब्लो कर जाएगा। तो फिलहाल अभी बात कर लेते हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। तो ऑन पेज एसईओ हमारे हाथ में होता है। तो ऑन पेज एसईओ होता क्या है? तो ऑन पेज एसईओ में स्पेशली हम कंटेंट लिखते हैं और कीवर्ड डेंसिटी चेक करते हैं, उसकी कितने आउटबाउंड्स और इंटरनल लिंक्स बनाए गए हैं, इमेज में ऑल्ट एट्रीब्यूट्स यूज़ हुआ है कि नहीं, ऑल्ट टेक्स्ट यूज़ हुआ है कि नहीं, और जो लेंथ होता है, जो आर्टिकल की लेंथ होती है, ब्लॉग पोस्ट की लेंथ होती है, वो भी ऑन पेज एसईओ के ही साइड में आती है, ऑन पेज एसईओ के ही सेक्शन में आती है। तो जितना भी कुछ हम अपनी वेबसाइट पर कर सकते हैं वो सारी चीज़ें कहलाती हैं ऑन पेज एसईओ। जितना भी हम खुद से कर सकते हैं वो सारी चीज़ें कहलाती हैं ऑन पेज एसईओ। सो आई होप आपको ऑन पेज एसईओ के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ के बारे में, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ऑन पेज एसईओ तो आप कर लेंगे, ऑन पेज एसईओ पूरा आपके हाथ में होता है, लेकिन ऑफ पेज एसईओ आप नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? तो ऑफ पेज एसईओ ऑल्सो कॉल्ड ऑफ साइड एसईओ। ऑफ पेज practices everything you do outside your page to improve its rankings. Basically the main element of off page SEO is link building and social sharing. तो ऑफ पेज एसईओ में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि
ऑफ पेज एसईओ में करना क्या होता है ये जानते हैं। ऑफ पेज एसईओ में हमें लिंक बिल्डिंग करनी होती है, बैकलिंक्स बनानी होती है दूसरी वेबसाइट से, और सोशल शेयरिंग हमें चाहिए होती है। तो सोशल शेयरिंग क्या होती है, हम जो ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, हम जो कंटेंट लिखते हैं, उस पर कितने शेयर्स मिले हैं, कितना लोगों ने फेसबुक पे शेयर किया है, ट्विटर पे शेयर किया है और अदर सोशल मीडिया साइट्स में शेयर की है, तो उससे हमारी सोशल शेयरिंग बढ़ती है। और सोशल शेयरिंग और लिंक बिल्डिंग ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं गूगल के टॉप 10 रिजल्ट्स में रैंक करने के लिए। आप इन्हें एसईओ के सबसे बड़े फैक्टर्स हैं, लिंक बिल्डिंग और सोशल शेयरिंग। इन दोनों के बिना गूगल में रैंकिंग करना असंभव है। गूगल के टॉप 10 रिजल्ट्स में इन दोनों के बिना रैंकिंग करना असंभव है। आपको दोनों ही चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको ऑन पेज एसईओ भी करनी होगी और आपको ऑफ पेज एसईओ भी करनी होगी, तभी आपका जो कंटेंट है या आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल के टॉप 10 रिजल्ट्स में रैंक होगी किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे। तो आई होप आपको ऑन पेज एसईओ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं ऑन पेज या ऑफ पेज एसईओ के बारे में। अब बात करते हैं पेज रैंक की। तो ये पेज रैंक क्या है? Algorithm created by Google founder. From 1 to 10 PR, no one is 100% certain about how it actually works or what all the factors are, because Google is not very open in that matter. Believes that link building and social signal increase page rank. तो ये जो पेज रैंक ये जो टर्म है ये एल्गोरिदम बनाया है गूगल के ही एक फाउंडर ने। ये स्पेशली हिडन फीचर होता है, मतलब ये दिख नहीं सकता। हम इसे बस विजुअलाइज कर सकते हैं कि पेज रैंक किसी वेबसाइट का पेज रैंक हाई होता है, किसी वेबसाइट का पेज रैंक लो होता है। जो नई वेबसाइट्स होती हैं उनका पेज रैंक बहुत ही लो होता है, और जो पुरानी ओल्ड वेबसाइट है उनका पेज रैंक जो होता है वो हाई होता है। लेकिन हम इसे देख नहीं सकते, और गूगल जो है इसके बारे में खुल के किसी को बताता भी नहीं है। कोई नहीं जानता कि ये पेज रैंक एक्चुअली वर्क करता है कि नहीं वर्क करता है। लेकिन आप लोगों के नॉलेज के लिए और टेक्निकल एसईओ के टर्म में ये पेज रैंक भी आता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दिया हूँ। तो ये जो पेज रैंक है कोई जानता नहीं है इसके बारे में कि एक्चुअली होता भी है कि नहीं भी होता है। गूगल ने कभी इसके बारे में खुल के बताया नहीं है। तो पेज रैंक हम अपना इंक्रीज़ कैसे करें? तो पेज रैंक इंक्रीज़ करने के लिए हम बैकलिंक्स बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, या तो बैकलिंक्स बना सकते हैं, लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। वैसे लिंक बिल्डिंग और बैकलिंक्स बनाना एक ही बात है। और सोशल सिग्नल इंक्रीज़ करेंगे, तो लिंक बिल्डिंग और सोशल सिग्नल्स दोनों इंक्रीज़ करनी होगी पेज रैंक बढ़ाने के लिए। तो ये भी एक एसईओ का फैक्टर है पेज रैंक, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो आई होप आपको पेज रैंक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं robot.txt फाइल की। तो आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने ब्लॉगर पर अपनी वेबसाइट बनाई होगी, और कुछ लोगों को पता भी होगा कि robot.txt फाइल होती क्या है। पर जिन लोगों को robot.txt फाइल के बारे में नहीं पता, वो लोग प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए। उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि robot.txt फाइल जो है अ फाइल फॉर योर वेबसाइट। दिस इज़ अ फाइल once that particularly important for SEO. It notifies the search engines which areas of your blog are restricted for them. ये स्पेशली जो robot.txt जो ये जो है ये बेसिकली एक फ़ाइल होती है जिसमें हम तो robot.txt के फाइल में हम गूगल के बॉट्स को ये बताते हैं कि हमारी जो ब्लॉग है या हमारी जो वेबसाइट है उसमें कुछ पेजेस ऐसे हैं जिन्हें आपको इंडेक्स नहीं करना है। तो robot.txt फाइल में हम यही बताते हैं गूगल के बॉट्स को। तो गूगल के बॉट्स उसे क्राउल नहीं करते हैं, उस सेक्शन को वो ऐसे ही छोड़ देते हैं और बाकी सेक्शंस को वो क्राउल करके इंडेक्स कर लेते हैं। तो आई होप आपको robot.txt फाइल समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सैंडबॉक्स की। ये एक नया टर्म है, बहुत से लोग इसे पहली बार सुन रहे होंगे और बहुत से लोग इन्होंने इसके बारे में सुना होगा, और बहुत से लोग ये भी जानते होंगे कि ये कैसे काम करता है। सैंडबॉक्स एक आप बॉक्स भी मान सकते हो। सैंडबॉक्स कोई रियल बॉक्स नहीं है, इसे आप एक बॉक्स मान सकते हो। तो जो नए डोमेन्स होते हैं, जो नई वेबसाइट्स होती हैं, उनको टेस्ट करने के लिए गूगल यूज़ करता है सैंडबॉक्स। अब ये सैंडबॉक्स जैसी कोई चीज़ होती भी है कि नहीं होती है, गूगल खुल के बताता नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, जो एसईओ स्पेशलिस्ट हैं, जो एसईओ सिखाते हैं, वे सैंडबॉक्स के बारे में बताते हैं। जो बहुत बड़ी एसईओ कंपनीज़ होती है जो एसईओ सिखाती हैं, और जो बहुत बड़े बड़े एसईओ स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सैंडबॉक्स के बारे में बताते हैं कि जो नए वेबसाइट्स होती है, जो नए डोमेन्स होते हैं, उनको गूगल 6 मंथ्स के लिए या 6-7 मंथ्स के लिए उसे एक सैंडबॉक्स में रखती है। गूगल 6-7 मंथ्स तक उस वेबसाइट को रैंकिंग देती ही नहीं है। गूगल ऐसा इसलिए करती है ताकि उस वेबसाइट के बारे में गूगल पहले पता लगा ले कि ये किस टाइप की वेबसाइट है, इसमें कैसे कैसे कंटेंट डाले जाते हैं, और भी अदर इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो गूगल पता करती हैं। उसके बाद ही उस वेबसाइट्स को रैंकिंग देती है या उस डोमेन को रैंकिंग देती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सैंडबॉक्स क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं स्पाइडर्स के बारे में। आप इन्हें स्पाइडर्स, क्राउलर्स और बॉट्स भी कह सकते हैं। मैं बहुत देर से गूगल बॉट्स कह रहा हूँ, तो ये गूगल बॉट होता क्या है? तो स्पेशली बॉट सिर्फ गूगल के ही नहीं होते, बॉट्स बहुत से सर्च इंजन्स होते हैं, उनके भी गूगल बॉट्स होते हैं। इनफैक्ट
याहू के होते हैं, येंडेक्स के होते हैं, वेबयूडी के होते हैं और फेसबुक के भी बॉट्स होते हैं। और जो आपने एक फेमस टूल है एसईओ का Ahrefs, आपने उसके बारे में सुना होगा, तो उसका भी एक बॉट होता है। गूगल का जो बॉट होता है सेम वैसा ही Ahrefs का भी एक बॉट होता है। तो ये जो बॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंडेक्स करने का काम करते हैं। जितने भी वेबसाइट है सभी को इंडेक्स करने का काम करते हैं। सर्च इंजन स्पाइडर इज अ स्पेशल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट ब्राउजर्स द वेब, लुक्स फॉर न्यू साइट्स, चेक व्हाट्स गोइंग ऑन देम एंड सेंड्स द डेटा बैक टू गूगल और अदर सर्च इंजन सो दे कैन इंडेक्स एंड रैंक दिस साइट्स। तो यहाँ पे वही बोला गया है जो अभी मैंने आपको बोला है। ये स्पेशली बॉट्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि वो वेबसाइट पर जाए, उन्हें क्राउल करे और उनके डेटा को गूगल के पास पहुंचा सकें, या कोई और सर्च इंजन हो उनके पास पहुंचा सकें, ताकि गूगल को या अदर सर्च इंजन्स को ये पता लग सके कि अभी उस वेबसाइट पर चल क्या रहा है। सो आई होप आपको स्पाइडर्स, क्राउलर्स या बॉट्स के बारे में पता लग गया होगा। अब बात करते हैं XML साइट मैप की। A map for search engine. It's a file, usually sitemaps.xml. Its main function is to give search engine a map of all the different URLs that your blog contains, all pages, posts, archives, etc. With such a thing, they can index your blog a lot quicker. तो हमारी जो वेबसाइट होती है उसकी एक XML साइट मैप भी होती है। हम गूगल सर्च कंसोल में जाके अपनी वेबसाइट की जो साइट मैप होती है वहाँ पे हम गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं, और ये करनी ही चाहिए। तभी गूगल को पता लगेगा कि हमने कितने पोस्ट लिखे हैं, और वो अपने क्राउलर्स को भेज सकेगा कि इस वेबसाइट पर एक पोस्ट लिखी गई है। अब वो अपने क्राउलर्स को भेजेगा आपकी जो पोस्ट है उसे इंडेक्स करने के लिए। तो XML साइट मैप आप सर्च कंसोल में सबमिट करते हो ताकि आप जो ब्लॉग पोस्ट लिखोगे वो क्विक इंडेक्स हो जाए। उसमें आपको बार बार जाके सर्च कंसोल पे अपनी वेबसाइट के लिंक सबमिट ना करने पड़े। वो ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी पोस्ट है उसके सारे लिंक्स को डिटेक्ट कर लेगा। तो XML साइट मैप होती कैसी है? तो XML साइट मैप, मान लीजिए आपकी वेबसाइट है example.com, तो example.com लिखने के बाद आप एक स्लैश देंगे, स्लैश देने के बाद आप साइट मैप लिखेंगे और .xml लिखेंगे, तो वो हो गई आपकी वेबसाइट के साइट मैप की URL। आप चाहे तो किसी भी ब्राउज़र में आप अपने वेबसाइट का साइट मैप सर्च कर सकते हैं, तो वो आपको बता देगा कि आपने कितने पोस्ट लिखे हैं, आपने अभी तक क्या क्या किया है अपनी वेबसाइट पर। तो यही जो साइट मैप है हम गूगल के सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं। अब ये गूगल सर्च कंसोल क्या होता है मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, आप चिंता मत कीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। सो आई होप आपको XML साइट मैप के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मेटा डेटा के बारे में। तो डेटा अबाउट वेबसाइट, डेटा दैट टेल्स सर्च इंजन व्हाट योर वेबसाइट इज़ अबाउट। तो आप मेटा डेटा में ये मेंशन कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की है और आपकी वेबसाइट पर कौन से टाइप के कंटेंट्स लिखे जाते हैं, या आपकी वेबसाइट की नीच क्या है, ये आप मेटा डेटा में बता सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर विकीपीडिया एक बहुत बड़ी साइट है। अगर कोई गूगल पे विकीपीडिया बस कीवर्ड लिख के सर्च करता है तो वो जो विकीपीडिया की साइट है वो सबसे टॉप पर रैंक करती है, मतलब विकीपीडिया ही बस लिखा आता है। तो वो होती है वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हम वेबसाइट का टाइटल डिसाइड करते हैं और वेबसाइट के लिंक देते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हम वेबसाइट के बारे में थोड़ा कुछ बताते हैं कि वेबसाइट किस बारे में है, ये वेबसाइट की नीच क्या है, क्या काम करती है। तो यही होता है मेटा डेटा। तो आई होप आपको मेटा डेटा के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं href लैंग्वेज के, HERFLANG टैग के बारे में। तो मल्टीपल लैंग्वेज ऑन सिंगल साइट, व्हाट्स अ href lang tag? Well, href lang tags are used to let Google know what alternative versions of page exist in different countries and languages. तो स्पेशली href lang tag इसलिए यूज़ होती है कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी लैंग्वेज क्या है और वो किस कंट्री के लिए सही है। आपकी वेबसाइट की जो लैंग्वेज है वो क्या है और वो किस कंट्री के लिए टारगेटेड है, वो किस कंट्री के लिए सही है। इस टैग को पुट करके बताते हो कि उसे किस कंट्री में रैंक करनी है, तो गूगल उसी कंट्री में आपकी वेबसाइट को रैंक करता है, उसी कंट्री में आपकी वेबसाइट के रिजल्ट्स दिखाता है। तो href lang टैग कैसे लगाते हैं ये आप गूगल पर सर्च करके सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बताने चाहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई होप आपको href lang टैग समझ में आ गया होगा कि ये क्या होती है। सो हमारा टेक्निकल SEO हमारा एंड हुआ। अब जो चैप्टर 3 आएगी उसमें हम सीखेंगे कि हम सर्च कंसोल में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है और सर्च कंसोल होता क्या है, ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पूछिए, हम 24 आवर्स के अंदर आपके उस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम फ्यूचर में जो भी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में अपलोड करेंगे उस वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुंचेगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे और आप उस वीडियो में बताए गए मेथड्स को सबसे पहले इंप्लीमेंट भी कर पाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।